हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आईबी टेक्निकल क्लासेस के अंदर आप सबका स्वागत है। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट किया था इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन जो डिफरेंट टाइप का हो सकता था उसकी बात कर रहे थे हम लोग, जहां पर हम लोग स्टीम से चलने वाले यानी भाप इंजन की बात किया था। उसका क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, वो देखा था हम लोग। और आज भी हमारे पास कुछ डिफरेंट सिस्टम है जो हमारा ट्रैक्शन सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है, आज उसकी बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, हम लोग बहुत स्लो चल रहे हैं, अभी बहुत धीरे धीरे आपको बता रहे हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। इसके बाद जैसे आप ट्रैक पर आ जाएंगे यानी थोड़ा सा आपको नॉलेज ट्रैक्शन के अंदर हो जाएगा तो फिर हम अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे और ज़्यादा आपका टॉपिक कवर करेंगे। तो हम लोग लास्ट जो बात किया था डिफरेंट सिस्टम के अंदर हम लोग एक दो सिस्टम देखा था और एक दो सिस्टम हमारा बच रहा है, तो आज उसको देखेंगे। तो उसमें से हमारे पास फोर्थ सिस्टम है जो ट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाएगा, उसको हम लोग इंटरनल कंबशन इंजन इलेक्ट्रिक ड्राइव कहेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, इंटरनल कंबशन आपको मालूम होगा, आपने डीजल पावर प्लांट के अंदर पढ़ा होगा इंटरनल कंबशन, जिसको आईसी इंजन भी कहा जाता है, जहाँ पर हमारा इंटरनली कंबशन का काम होता है। और ये एक प्रकार का इंजन है, तो इंटरनल कंबशन इंजन यानी इसके अंदर इंजन यूज़ करेंगे। और कौन से इंजन की बात हो रही है, आईसी इंजन की बात हो रही है। इलेक्ट्रिक ड्राइव यानी इलेक्ट्रिसिटी भी इसके अंदर यूज होगा और उसकी सहायता से हम लोग एक ड्राइव बनाएंगे, यानी आपका डीजल भी होगा यानी आईसी इंजन का भी उपयोग करेंगे और साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी का भी यूज़ करेंगे और एक ड्राइव बनाएंगे। या इसी को दूसरा नाम दिया जा सकता है डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से मिलकर एक ड्राइव तैयार किया गया है और ये एक नया प्रकार का ट्रैक्शन है या ड्राइव है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है, डायग्राम से आपको पता चलेगा। तो आईसी इंजन लगाया हुआ हमने, यानी डीजल के माध्यम से इंटरनल कंबशन होगा, डीजल जलेगा, मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा और वो मैकेनिकल एनर्जी किसको देंगे, जनरेटर को देंगे। एक कपलर लगा हुआ है, कपलिंग का काम यानी दोनों को जोड़ने का काम होगा और वहाँ से जनरेटर को सप्लाई यानी जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी जाएगा और ये मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा, जनरेटर आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद मोटर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डीसी जनरेटर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका डीसी मोटर लगा हुआ है। तो आपका मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर के पास गया और जनरेटर की सहायता से हमने डीसी आउटपुट डीसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया और ये मोटर को दिया। और यहाँ पर डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ है, याद रखिएगा ये पॉइंट। ट्रैक्शन के लिए जो हम लोग मोटर यूज़ करते हैं जनरली वो डीसी सीरीज मोटर होता है, क्योंकि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो स्टार्टिंग टॉर्क अधिक होने की वजह से डीसी सीरीज मोटर का यूज़ हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के लिए करते हैं। तो डीसी सीरीज मोटर लगा हुआ और इसके साथ व्हील है, पहिया है, चक्का है ट्रेन का जो आपका घूमेगा। तो ये एक प्रकार का आपका सिस्टम तैयार हो गया जिसकी सहायता से आप लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यानी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करके किसी भी व्हील को या ट्रेन को रन करा सकते हैं। आइए अब देखते हैं इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो पिछले की तुलना में यानी भाप इंजन हमने देखा था और दूसरे डिफरेंट सिस्टम, तो उसकी तुलना में इसका एफिशिएंसी हमको बेटर मिलेगी। एफिशिएंसी इज अबाउट अप टू 25%। इससे पहले देखा था आपका 6 to 7% ही होता था स्टीम के अंदर, लेकिन अब हमको एफिशिएंसी 25% मिल रही है। नेक्स्ट आपका एडवांटेज क्या है, अवेलेबल फॉर 90% ऑफ इट्स लाइफ। इससे पहले भी बात किया था हमने स्टीम के केस में हमने देखा था उसका लाइफ कितना होता था, 60% केवल होता था। बाकी 40% क्या होगा, तो 40% मेंटेनेंस वर्क के लिए हम लोग उसको अलग यार्ड के अंदर रखेंगे। बाकी हमारा 60% जीवन उसका जितना है 60% उपयोग हो पाएगा, बाकी 40% उसका मेंटेनेंस के अंदर चला जाएगा। लेकिन इसके अंदर ऐसी बात नहीं है, क्योंकि इंजन भी उतना ज़्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं और बाकी मोटर जनरेटर तो ये और भी कम इसको मेंटेनेंस की आवश्यकता है। तो इसका कुल मिलाकर आप 90% आपका लाइफ का उपयोग कर पाएंगे इसका, और बाकी सिर्फ 10% आप क्या है मेंटेनेंस के लिए इसका उपयोग होगा। तो इसका अवेलेबल लाइफ क्या है, बहुत अधिक है, यानी अधिक उसका 100 साल का जीवन है तो 90 साल आप उसको चला सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। बाकी 10 साल के अंदर क्या होगा, उसका मेंटेनेंस का साफ सफाई मेंटेनेंस का काम होगा। इसके अलावा और क्या एडवांटेज है इसके अंदर, स्टार्टिंग टॉर्क इज गुड। पिछले वाले आप देखिएगा डीजल के अंदर आपका स्टीम वाले के अंदर स्टार्टिंग टॉर्क बहुत कम होता था, तो बहुत धीरे धीरे चलता था, स्पीड भी बहुत कम होता है उसका। लेकिन यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग टॉर्क इसका क्या है, बेटर होगा, अच्छा होगा, हमको मिलेगा।
कैपिटल कॉस्ट इज लेस। कैपिटल कॉस्ट का मतलब जो पूंजी शुरू में लगाना है आपको, यानी जो आपका इनिशियल कॉस्ट है वो आपका कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज नो इलेक्ट्रिफिकेशन। इस वर्ड को हमने अच्छे से आपको समझाया था और आपको याद रखना, बार बार ये शब्द मिलेगा। इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई नहीं दे रहे हैं बाहर से, यानी कोई पोल लगा हुआ नहीं है, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क लगा हुआ नहीं है, कोई OHE सिस्टम लगा हुआ नहीं है। तो इसलिए आपका जो इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं होने की वजह से इसका जो कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट, वो कम होगा आपका इस प्रकार के डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव के अंदर। यदि आप इलेक्ट्रिक जो सप्लाई अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसका कॉस्ट बहुत अधिक होगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए हम लोग को OHE सिस्टम यानी ओवरहेड सिस्टम का उपयोग करना होता है। तो यहाँ पर लिखा है कैपिटल कॉस्ट इज लेस बिकॉज नो इलेक्ट्रिफिकेशन। और क्या लिखा गया है? सिंपल स्टार्टिंग मेथड, बहुत आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। डीजल इंजन है, जनरेटर लगा हुआ और उसके साथ मोटर, तो स्टार्टिंग भी आसान होता है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी इसको मिलेगा, जिस डिसएडवांटेज के कारण अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इसको प्रीफर नहीं कर रहे हैं। तो पहला डिसएडवांटेज, डीजल इंजन हैज़ शॉर्टर लाइफ, यानी जो इंजन है उसका बहुत अधिक लाइफ नहीं होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिन इसको आप उपयोग नहीं कर पा सकते हैं। तो डीजल इंजन चूंकि यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो इसका लिमिटेड लाइफ होता है, यानी पूरे आप सिस्टम का आप लाइफ क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि डीजल इंजन का लाइफ कम है। ओवरलोड कैपेसिटी इज़ लिमिटेड, आपको पहले भी बोला था ट्रैक्शन सिस्टम के लिए ओवरलोड कैपेसिटी अधिक होना चाहिए, क्योंकि कभी भी पैसेंजर पब्लिक क्या हो सकता है? अधिक आपको मिल सकता है। और उस स्थिति में ओवरलोड कैपेसिटी यदि आपकी अच्छी नहीं है तो आपका जो ड्राइव है यानी गाड़ी है, व्हीकल्स है, वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इसीलिए इसके अंदर भी क्या दिक्कत हो? ओवरलोड कैपेसिटी लिमिटेड है, बहुत अधिक पैसेंजर ओवरलोड इसके अंदर नहीं कर सकते हैं। कूलिंग सिस्टम इज़ रिक्वायर्ड, क्यों भाई? डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं, IC इंजन यूज़ कर रहे हैं, हीट होगा, कंबशन होगा, तो उसके लिए कूलिंग का भी आपको व्यवस्था करना होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट इज हाई, डीजल इंजन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए मेंटेनेंस की भी आवश्यकता होगी। तो कुल मिला के ये सारा डिसएडवांटेज के कारण हम लोग इस सिस्टम को बहुत अधिक प्रीफर नहीं करते और नाउ-अ-डेज हम लोग इसको लगभग ना के बराबर उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो सिस्टम है वो कौन सा है? बैटरी इलेक्ट्रिक सिस्टम। बैटरी इलेक्ट्रिक का मतलब सिंपली बैटरी उपयोग होगा ड्राइव के अंदर और बैटरी के माध्यम से आपका मोटर लगा हुआ होगा और वो ड्राइव आपका रन करेगा। इसका एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल क्या हो गया? अभी का ई-रिक्शा, जिसके अंदर बैटरी लगा होता है, DC सप्लाई उससे प्रोड्यूस होगा, यानी DC सप्लाई निकलेगा और वो सप्लाई कहाँ जाएगा? DC मोटर के अंदर जाएगा और उसकी सहायता से आपका ड्राइव रन करेगा। लेकिन इसके साथ लिमिटेशन क्या है कि इसको हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के लिए यानी बड़े रेलवे के लिए हम लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो बैटरी के साथ मोटर लगा हुआ है इसके अंदर ओवरलोड कैपेसिटी या बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग टॉर्क अधिक इस तरह का आपका नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बैटरी के अंदर उतना ज़्यादा स्टोरेज हम लोग सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका बहुत शॉर्ट या कह सकते स्मॉल रेटिंग के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ई-रिक्शा 2-4 पैसेंजर के लिए यूज़ होता है, तो ये बैटरी हम लोग बड़े यानी रेलवे के लिए इसको प्रीफर नहीं किया जा सकता। इसीलिए इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज की भी बात नहीं किया है, क्योंकि हम लोग मेनली तौर से हमको फोकस कहाँ करना है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर हम लोग रेलवे के अंदर फोकस करना है। तो रेलवे के अंदर तो हम लोग इसका उपयोग ही नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हम लोग इसका फर्दर ज़्यादा डिस्कशन भी नहीं करेंगे। इसी प्रकार पेट्रोल इंजन है, जो पेट्रोल से ड्राइव चलता है उसको पेट्रोल ड्राइव कहा जाएगा। जैसे आपका बाइक है, आपका कार है, बस है, इस तरह का जहाँ पर भी पेट्रोल यूज़ होता है। लेकिन सेम बात, इसका रनिंग कॉस्ट क्या है? बहुत ज़्यादा हाई होगा, क्योंकि पेट्रोल बहुत महंगा और महंगा होता ही जा रहा है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे? इसको भी बहुत ज़्यादा प्रीफर हम लोग नहीं करेंगे और ख़ास के यानी रेलवे के अंदर तो इसका कोई उपयोग ही हम लोग नहीं कर पाते हैं। तो पेट्रोल ड्राइव की बात भी हम लोग डिटेल में नहीं करेंगे। फाइनली अब हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? जो हम लोग अभी उपयोग कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। क्योंकि अब यहाँ से जो आपका स्टार्ट होगा वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम, यानी पिछले का जितना डीजल था, पेट्रोल था, ये सब आपको भूल जाना है और केवल अब क्या याद रखना है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। यानी अब हम लोग क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी से आपको सप्लाई देकर, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर आप किसी व्हीकल्स को चलाएंगे। और यहाँ पर किस व्हीकल की बात हो रही है? इलेक्ट्रिक रेलवे की बात हो रही है। यहाँ पर रेलवे के अंदर हम लोग क्या करेंगे? ट्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल सप्लाई देकर ट्रेन को रन कराएंगे, चलाएंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या एडवांटेज इसके अंदर हमको मिलेगा यदि हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई से किसी व्हीकल्स को रन कराएंगे।
या रेलवे के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके इलेक्ट्रिक ट्रेन बनाते हैं तो क्या क्या एडवांटेज बेनिफिट हमको मिलेगा, वो सारी बात यहाँ पर गई। तो सबसे पहला पॉइंट तो इट इज़ क्लीन ट्रैक्शन सिस्टम। बहुत आसान है लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत है। क्यों? क्योंकि अब देखिए डीजल है चाहे पेट्रोल है तो क्या होगा, पॉल्यूशन होगा। आप बड़े बड़े सिटी के अंदर भी जाइएगा, दिल्ली बम्बई के अंदर, तो वहाँ पर देखिएगा जो छोटा छोटा आपका ऑटो है उसको भी डीजल से नहीं चलने का परमिशन होता है। क्यों? क्योंकि डीजल से क्या होता है, पॉल्यूशन होता है। तो सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, दिल्ली के अंदर तो आपको मालूम होगा बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, तो ऐसे जगह पर सीएनजी गैस का उपयोग किया जाता है। और अब जो है और ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया जा रहा है और इलेक्ट्रिक जो ड्राइव है यानी इलेक्ट्रिक ऑटो, इलेक्ट्रिक रिक्शा, ई रिक्शा, ये सारी यूज़ किया जा रहा है, तो उससे आपका पॉल्यूशन लेवल बहुत कम होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेनिफिट है, एडवांटेज है कि इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम के अंदर हमारा कोई भी पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं होता है। तो फर्स्ट इट इज़ क्लीन ट्रैक्शन सिस्टम। दूसरा क्या लिखा गया है, इट इज़ वेल सूटेड फॉर अंडरग्राउंड। अब देखिए भाप वाले में देखा था बहुत ज़्यादा स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है और भाप यानी बन रहा है, धुआं, स्मोक निकल रहा है, तो उस प्रकार हम लोग अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए हम लोग यूज़ यानी टनल के अंदर इस तरह अंडरग्राउंड में हम लोग नहीं चला सकते। लेकिन रेलवे तो बढ़िया से चलेगा, ऊपर में आप तार बिछा दिए और बहुत आसानी से आपका रन करेगा। तो इट इज़ वेल सूटेड फॉर अंडरग्राउंड, कितनों किलोमीटर रहे उससे उसको कोई परवाह नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अंडरग्राउंड सिस्टम के लिए रेलवे में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत आसानी से आपका रन करेगा। तीसरा पॉइंट, इफ़िशेंसी इज हाई। पहले का जितना सिस्टम उससे सबसे ज़्यादा बेटर, हाईएस्ट इफ़िशेंसी आपको कहाँ मिलेगी, इलेक्ट्रिकल के अंदर। इलेक्ट्रिकल सप्लाई लिया आप और उसके बाद आपको मोटर को सप्लाई दिया तो बहुत कम लॉसेज होने का चांसेस है आपका, तो इफ़िशेंसी बहुत बेटर मिलेगी पिछले जितना भी सिस्टम है उन सारे सिस्टम की तुलना में। इसके अलावा आपको क्या मिल जाएगा, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, मोटर लगा हुआ है, हेवी मोटर होगा, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी हाई होगा, यानी बहुत सारा लोड भी है तो भी आपका बहुत फास्ट, बहुत जल्दी क्विक स्पीड होगा। क्विक यानी एक्सेलरेशन बहुत अच्छा होगा इसका। तो स्टार्टिंग टॉर्क क्या है, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम का हाई होता है। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट इज लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। अब डीजल रहता, पेट्रोल रहता या स्टीम रहता तो आपको उसके अंदर क्या है, मेंटेनेंस ज़्यादा होगा, लेकिन इसके अंदर मेंटेनेंस की उतनी आवश्यकता नहीं है, तो लेस मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया, इट कैन बी स्टार्ट इन इंस्टेंट। वही एक्सेलरेशन वाली बात हो गई, यानी बहुत कम समय में स्टार्ट कर सकते हैं आप, बहुत क्विकली, फास्ट। चाहे डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो या स्टीम हो, ये सारा चीज़ में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, खास कर स्टीम में। लेकिन इलेक्ट्रिक ड्राइव जो होगा उसके अंदर कोई भी समय नहीं लगेगा। आप देख लीजिए बड़े बड़े सिटी के अंदर मेट्रो यूज़ किया जा रहा है, तो मेट्रो के अंदर क्या होता है, बहुत फास्ट, कम सेकंड, कई बहुत मतलब 2-4 सेकंड के अंदर देखिएगा ट्रेन बहुत स्पीड हो गई, तो उसका एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो इट कैन बी स्टार्ट इन इंस्टेंट, यानी ऐसा नहीं कि 2 किलोमीटर तो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, नहीं, 1-2 सेकंड के अंदर वो क्या कर लेता है, स्पीड को पिकअप कर लेता है। तो इट कैन बी स्टार्ट इन इंस्टेंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, इट कैन टेक लार्ज ओवरलोड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवरलोड कैपेसिटी रेलवे के अंदर या इलेक्ट्रिक रेलवे के अंदर बहुत ज़्यादा होता है, उसका डबल, ट्रिपल, अब 10 गुना भी बैठता है आदमी तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, एक जगह से दूसरे जगह हम चले जाते हैं। तो इट कैन टेक लार्ज ओवरलोड, ठीक है। तो ये इतना सारा एडवांटेज था, इस एडवांटेज को देखते हुए ही हम लोग क्या करें, नाउ डेज वी हैव टू प्रीफर द इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और इलेक्ट्रिक रेलवे। आ रहा समझ में। तो पिछला जितना भी सिस्टम था उन सारे सिस्टम को भूलकर अब हम लोग किसको यूज़ करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक रेलवे को यूज़ करने जा रहे हैं, जो हम लोग आजकल यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, ठीक है। और ज़्यादा फ्यूचर में भी हम लोग इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा हमको एडवांटेज मिलता है, लेकिन कुछ डिसएडवांटेज भी है, लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे, मैनेज करेंगे, कंप्रोमाइज़ करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ एडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो डिसएडवांटेज में क्या क्या होगा, इनिशियल कॉस्ट हाई होगा, क्योंकि क्या करना होगा, इलेक्ट्रिफिकेशन करना होगा, जगह जगह पर पोल लगाना है, टावर लगाना है, ट्रांसमिशन लाइन से सप्लाई लाना है, इसके लिए आपका TSS ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाना है, और आपका ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बिछाना है। तो कुल मिलाकर आपका इलेक्ट्रिफिकेशन का जो कॉस्ट है सप्लाई का, OHE सिस्टम का, ओवरहेड सिस्टम का, वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा होगा। दूसरा आपका क्या है, फेलवर ऑफ सप्लाई, यानी यदि सप्लाई फेल हो जाती है तो क्या दिक्कत होगा,
पैरालिसिस द होल सिस्टम, यानी पूरा शरीर है, बदन है, लेकिन क्या है, हाथ पैर सब सही है, पैरालिसिस मार दिया तो क्या होगा, आपका सब कुछ रहते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सेम पूरा OHE सिस्टम लगा हुआ है, रेल है, सब कुछ रेडी है, लेकिन यदि सप्लाई फेलवर हो जाती है, कट हो जाती है, तो सारा सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो पैरालिसिस द होल सिस्टम। लास्ट क्या है, इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी इसके साथ दिक्कत ये भी है कि दूसरा अब डीजल से चल रहा है तो कोई कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम नहीं है इंटरफेरेंस का, लेकिन इसके साथ क्या हो जाएगा, इंटरफेरेंस विथ कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, सिग्नल के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, ये कुछ इसका डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी हम लोग मैनेज करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एडवांटेज ज़्यादा है। इसीलिए कंक्लूजन यही है कि हम लोग अभी भी क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक रेलवे को, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और भविष्य में भी हम लोग क्या करेंगे, इसको उपयोग करेंगे, क्योंकि पॉल्यूशन नहीं है और आपका इलेक्ट्रीफाइड करके आप रूट पर, किसी भी रूट पर चल सकते हैं, और मेंटेनेंस कम है, इफ़िशियंसी अधिक है। तो इन सारे एडवांटेज को देखते हुए हम लोग इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन को या इलेक्ट्रिक रेलवे को प्रीफर करते हैं। आरासन में तो ये सारी बात हो गई डिफरेंट सिस्टम। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के अंदर बात करेंगे, चाहे वो DC हो, AC हो, या अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला हो। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन की, यानी इलेक्ट्रिक रेलवे की बात करेंगे। आरासन में तो यहाँ तक आज के लेक्चर में इतना ही। अब लास्ट में रिक्वेस्ट है कि आप लोग बहुत बड़ी संख्या में एडमिशन ले चुके हैं, लेकिन अभी भी जो आपके कुछ फ्रेंड बच गए होंगे उनको भी कन्विंस कीजिए, उनको भी इन्फॉर्म कीजिए, ताकि हम लोग फ्रीली होकर बहुत फास्ट तेज़ी के साथ अपने सिलेबस को आगे बढ़ाएं और अच्छे से आप लोग के साथ मिलकर मेहनत कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।